नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एचएन अध्ययन में एक बार फिर से। देखिए, आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक सीरीज होगी हमारा यूपीएचएससी आपका जो 9 और 10 फरवरी को, जिसका टेंटेटिव डेट है कि ये एग्जाम 9 और 10 फरवरी को हो जाएगा। तो आज 9 और 10 दिसंबर के आसपास है। लगभग पूरे के पूरे अब देखा जाए तो मोटा मोटा अगर एग्जाम नहीं टलता है, जो कि 99% चांस है कि 12 तक या 15 तक कुछ ना कुछ जो आयोग है वो ऑफिशियल आपका निकाल देगा कि एग्जाम हो पाएगा या नहीं करा पाएंगे। और 99% मैं आपको कह रहा हूं कि आयोग पूरी तरह से एग्जाम कराने के फेवर में है। हो सकता है एग्जाम आपका 10-15 दिन आगे पीछे जाए, लेकिन उसके चक्कर में अभी भी जो लोग आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन किसी भी तरह के से होने वाला नहीं है। मैं 10 बार वीडियो बनाया था और 10 बार बोला था कि आप लोग तैयारी करते रहो। उसमें भी 10-12 लोग आए थे कमेंट करने कि किसी भी कीमत परीक्षा नहीं हो पाएगी। ऐसे लोग का मैं कमेंट कहिए तो पिन कर दूं या कहिए तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रख दूं। जब एग्जाम हो जाएगा तो ऐसे लोगों को आप मिलिएगा, इनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये केवल इधर से उधर टहलते हैं और यही कमेंट करते फिरते हैं। सिलेक्शन लेने वाले बच्चों को हम लोग देख रहे हैं, इसी फील्ड के हैं और इसी फील्ड के बच्चों से मिलते हैं, देखते हैं किस तरह से वो रगड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि अब की बार उनको प्रोफेसर निकालना ही निकालना है। और प्रोफेसर निकालने का जो सबसे ब्रह्मास्त्र है वो है आपका सामान्य अध्ययन, जिसका मैं आपको बता दूं 10 बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। और इस श्रृंखला में हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताने चल रहा हूं। देखिए, हमारा यूपीएचएससी सामान्य अध्ययन का ये सामने आपका एक बैच दिख रहा है हमारे एप्लीकेशन एचएन अध्ययन पे। प्ले स्टोर पर जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वो उसको डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। और हमारे एप्लीकेशन की जब जीएस वाले सेक्शन में आप जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। जब हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको ऐसे कई सेक्शन वहां पे दिखेंगे। तो एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा जीएस का, आपको एक सेक्शन दिखेगा किसका, जीएस। यहाँ पे आपका लिखा रहेगा जीएस बैच। जब आप जीएस वाले बैच में सेक्शन में जाएंगे तो आपको यूपीएचएससी का ये वाला बैच दिखेगा, जिसकी प्राइस हम लोग ने इतना मिनिमम रखा हुआ है कि कोई भी बच्चा जो सीरियस बच्चा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, वो फीस के लिए ये ना सोच पाए यार कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये बैच ज्वाइन कर लेता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। हम लोग ऐसे बहुत से बच्चों से बात करते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे को कॉल आता है कि सर हम अभी कुछ दिन पहले एक हरदोई की या कहीं की लड़की थी, उसने कॉल किया था कि सर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मैं पैसा कलेक्ट कर रही थी और इंस्टीट्यूशन से मुझे लगता था कि मैं इनका बैच खरीदूंगा, किसी का 8,000 का था, तो मैं कुछ पैसे कलेक्ट कर रही थी कि पैसा कलेक्ट कर लूं, फिर जो अपना जून का सेशन आएगा उसके लिए मैं बैच बाई करूंगा। लेकिन मुझे आपका एक वीडियो मिल गया और मैंने 399, 499 मैंने हिंदी साहित्य और पेपर 1 दोनों ले लिया और अच्छे कंटेंट के साथ ले लिए। मतलब जो चीज हम आपको 499 में प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, या जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, कोई आपको 4,000 में भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। मतलब हिंदी साहित्य में पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ाया जा रहा है हूबहू, जैसा एग्जाम का पैटर्न है, नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है। देखिए, 500 रुपए में जिस रुपए में एक किताब भी नहीं आती है, उस वैल्यू में हम लोग पूरा का पूरा आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो हमारा एफर्ट है कि आप सब इसको पढ़िए और सक्सेस होइए। यही हमारी सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा और फीस होगी। उसी क्रम में हमने यूपीएचएससी का जो एग्जाम लगा हुआ है उसका जीएस बैच चलाया हुआ है, जिसकी प्राइस सिर्फ 499 रुपीज है, जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर लगभग 100-125 लेक्चर यानी 100 से 115 लेक्चर इसमें आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे एक बार में, क्योंकि अब समय नहीं कि आप लाइव क्लासेस देख पाओ, और आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। जाइए पूरी क्लास एक बार में बाई करिए, देखिए। और हम इसमें आपको 50 टेस्ट पेपर दे देंगे, 50 टेस्ट यानी कि लगभग 1500 प्रश्न। तो इसको लगाइए, ये आप पूरे लेक्चर करिए क्लास, और आपको एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा रिवीजन के लिए। साथ ही साथ इसी बैच में आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में जब आप जुड़ जाएंगे, आपका कोई डाउट होगा वो वहां पूछ सकते हैं। उसके अलावा हम लोग प्रतिदिन जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन उनको पता है कि उस टेलीग्राम ग्रुप में कुछ ना कुछ मतलब 30-35 क्वेश्चन, कुछ ना कुछ थ्योरी पोर्शन हम लोग उसमें भेज रहे हैं कि आपको इतना बेहतरीन तैयारी जीएस की करा दी जा रही है। इस 499 के प्राइस में
कि आपको ये ना सोचना पड़े यार कि मेरा जीएस पोर्शन रह गया या मैं जीएस नहीं पढ़ पाया। मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर हमारे इस बैच से आप जुड़ जाएंगे तो आप ये नहीं कह पाएंगे यार कि जीएस के मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप ये जरूर कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ उसमें जीएस का बहुत बड़ा योगदान रहा और उसमें एचएन अध्ययन का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं अभी भी कह रहा हूं और आने वाले समय में भी कह रहा हूं कि जिस दिन यूपीएचएससी का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, हर दूसरा बच्चा, मैं तो कह रहा हूं हर बच्चा आपको यह कहता मिलेगा कि मैंने जीएस का जो बैच था वो एचएन अध्ययन से पढ़ा था। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो भी बच्चे इतने कम प्राइस में हमसे जुड़ रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है और मेरी यही कोशिश है कि हर बच्चा इस फायदे का लाभ उठा सके। तो ये लेक्चर्स मैंने आपको इसलिए दिए, ये मोटिवेशन आपके लिए इसलिए काम करेगा कि आपके पास अब 60 दिन है। ऑफिशियली अगर 9 और 10 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा तो आज से आपके पास 60 दिन है और इस 60 दिन में आपके पास जो प्रोडक्टिविटी वाली टाइम होगी 50 दिन ही होगा। फिर अंतिम 10-15 दिन आप रिवाइज करते हैं और 5-7 दिन आपके इधर उधर में निकल सकते हैं। ठीक है, तो अब चुपचाप, ठंडी का मौसम आ रहा है, कमरे में बैठो, रजाई में बैठो, कैसे करो, पढ़ो 24 घंटे। मैं तो कह रहा हूं 24 घंटे में सोने खाने के अलावा जो आपके पास समय बच रहा है, जो आपका थोड़ा बहुत दिनचर्या है उसको फॉलो करिए। उसके अलावा जो समय बच रहा है उसमें पढ़ाई करिए। मैं आपको बता दूं कि मैं बच्चों को देख रहा हूं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो लास्ट टाइम इंटरव्यू से 1-1, 2-2 नंबर से बाहर हो गए हैं। ऐसे बच्चे हमारे इस बैच में जुड़े हुए हैं और मैं उन बच्चों को बहुत क्लोजली देख रहा हूं। मैं पर्सनली उन्हें जानता हूं। वो अच्छे बच्चे हैं, सिलेक्टेड बच्चे हैं किसी ना किसी एग्जाम में, लेकिन उनका टारगेट है कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना है। वो इस बैच से जुड़े हुए हैं और उनको मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं इस एग्जाम के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं भाई कि 6000 ग्रेड पे, यानी कि छोटी मोटी नौकरी तो ये है नहीं, 6000 ग्रेड पे यानी कि 6000 ग्रेड पे कि आपको नौकरी में, पूरे भारत में ऐसी कोई नौकरी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि इनिशियल स्टेज में कि एक पीजी करके एक बंदा पीजी कर ले, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए और नेट पास कर ले और उसको 6000 ग्रेड पे की नौकरी यानी कि लगभग 80,000 सैलरी वाली नौकरी उसको मिल जाए। एसएससी निकाल लीजिए आप, यूपीएससी निकाल लीजिए आप, मैं कह रहा हूं पीसीएस निकाल लीजिए, पावर भले ही आपको वहां मिल जाए, लेकिन पावर के साथ साथ आपको पता है कि वहां आपको मेंटल प्रेशर भी मिलता है। इतना अच्छी जॉब 7-8 मतलब 4 से 5 घंटे की आप नौकरी करके अपने लाइफ को एंजॉय के साथ जी सकते हैं। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? तो क्यों नहीं भाई आप लोग लग जाते हैं, क्यों नहीं जी जान लगा दे रहे हैं? इसी बार खत्म करो। क्यों बार बार कमेंट करते हैं कि सर अगली वैकेंसी कब आएगी? भैया इसी बार क्लियर करके जाओ यार, नौकरी करो, सरकारी पैसा लो, काहे लिए परेशान हूं। और एक बात और, YouTube पे प्रतिदिन 7 बजे, YouTube पे 7 बजे डेली, 7 बजे डेली हमारा PYQ सेशन हो रहा है। कितने बजे? 7 बजे डेली। यूपीएचएससी का हमारा टीचिंग वाला जो टॉपिक है वो प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं बीच बीच में आपको कोशिश करूंगा कि अगर ये 60 दिन आपके पास है, थोड़ा मेरा भी थोड़ा शेड्यूल बिजी है, थोड़ा मैं फ्री जाता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि इन 60 दिनों में कम से कम मैं आपको 50 सेट करवा दूं, 50 सेट करवा दूं, यानी कि लगभग 1500 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं। ठीक है, 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन होंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जितने भी सेक्शन है। और करंट अफेयर मैं आपको खुद कराऊंगा लास्ट के एग्जाम के 10-15 दिन पहले, तो करंट अफेयर का लोड आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, तो आपको करंट का लोड रहेंगे ना, कि मैं करंट के लिए कल या परसों एक वीडियो डालूंगा, उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि करंट कैसे तैयार करना है और कब से कब का तैयार करना है। ठीक है, और मैं अब आपको जो मेरा टारगेट है 60 दिनों में 50 सेट मैं आपको करा दूं, यानी कि 1500 प्रश्न मैं करा दूं। ठीक है, ये मैं आपको करा दूंगा जो नॉर्मल जीएस के टॉपिक है। उसके अलावा जो आपका स्पेशल टॉपिक है लाइक टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, ये सब आपको प्रियंका मैम डेली शाम को 7 बजे यूट्यूब पे फ्री में 7 बजे डेली आपको हमारा ये जो पीवाईक्यू सेशन है मिल रहा है। उसका जो हम लोग पीडीएफ देते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि बच्चे कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा। उसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम एचएन अध्ययन पे मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप देख लीजिए,
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी पे आप चाहे तो सर्च कर लीजिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एचएन अध्ययन। ठीक है, यहां पे आपको उसी क्लास की पीडीएफ कल से मिल जाएगी। जो क्लास मैं अभी लेने चल रहा हूं इसकी पीडीएफ इसलिए आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये हमारा टेस्ट वाला बैच है। टेस्ट के बैच को हम आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा दे रहे हैं, और हमारा अगर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपीज में आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एचएन अध्ययन का जो हमारा ये ऑफिशियल टेलीग्राम है, इस पे आपको जो हमारी 7 बजे क्लास होगी उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन करके रखिए। चलिए, तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है, हम लोग करने वाले हैं यूपीएचएससी का हिस्ट्री का एक हमारा सेट होने जा रहा है। ठीक है, बहुत डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बेसिक डिस्कशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम बहुत डिस्कशन पे जाएंगे और आई थिंक ये वीडियो 10-15 मिनट निकल चुका होगा, और मेरा टारगेट होगा, मैं आपको बता देता हूं कि मेरा टारगेट क्या होगा। यहां पे मैं अभी डिस्कस करूंगा और आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। और अब हम करने क्या वाले हैं इस बात को मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा आज टेस्ट 1 होने वाला है, यानी कि आपका जो सेट है, जो हमने टारगेट रखा है कि एग्जाम से पहले हम आपके 50 टेस्ट पेपर करा देंगे, उसका ये पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। हिस्ट्री इसमें रहेगा आपकी, और हम करेंगे क्या, सुनिए। सबसे पहले समझिए, यूट्यूब पे 7 बजे, इसको टाइम नोट कर लेना, यूट्यूब पे 7 बजे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, इसकी क्लास होगी जो आपके स्पेशल टॉपिक लगे हैं। कौन से टॉपिक जो आपके स्पेशल हैं? उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या अदर या करंट, ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और ये टॉपिक आपको प्रियंका मैम कराएंगी और ये मैं आपको कराऊंगा। तो इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी शाम को 5 बजे। कितने बजे? शाम को 5 बजे या रात को 8 बजे, इन दोनों टाइम में आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारी जानकारी वहां मिलेगी, और इसकी जो पीडीएफ होगी हमने बता दिया टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत बेसिक, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर बताएंगे, और आप चाहें तो उसके आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपका, देख लीजिए, आप लोग चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपका? ऑप्शन है, हिंदी वाले भी देख लें, ऑप्शन है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। क्या है इसका ऑप्शन? सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं। ये एकदम प्रश्न आपको देखने में बहुत सरल लग रहा है कि यार ये बहुत सरल है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो कोई तो लॉर्ड माउंटबेटन मार के आता है और कोई सी राजगोपालचारी मार के आता है। क्यों? हम लोग क्या किए हैं इस बैच में या इस श्रृंखला में, कुछ सरल लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो अक्सर हम एग्जाम में गलत करके आते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे एग्जाम में 30 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन आते हैं, और मैं कहता हूं इसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं। इस 25 में आप 22 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, और थोड़ा अगर आपने पढ़ा है तो 2-3 क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि 30 में अगर आपने एफर्ट कर लिया, करंट वगैरह पढ़ लिया, तो आप 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं पता है? इस 25 को ना देखते हुए वो ये जो 5 क्वेश्चन टफ वाला आ रहा है ना, जो 5 क्वेश्चन ये हार्ड रहता है, इसी पे फोकस करते हैं, और वही कमेंट करते हैं, वही कल सर बहुत टफ पूछता है, क्या करें सर, बहुत डीप में पूछता है। मेरे भाई 5 क्वेश्चन भी डीप ना पूछे, तुम्हें 6000 ग्रेड पे की नौकरी देने जा रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें 30 क्वेश्चन उठा करके तुम्हारे किताब पे छाप दे, तुम 30 के 30 करके चले आओगे? ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन क्या है, बच्चों की मेंटालिटी होती है, वो पहले हार्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो सरल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर बात डिस्कशन नहीं करते हैं। और यही जो होता है वो सिलेक्शन लेने वाले को और सिलेक्शन ना लेने वाले के बीच में जो होता है ना, यही डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाता है। जो बच्चा सिलेक्शन लेने वाला होता है ना, वो इन 25 पे फोकस करता है जो इजी होते हैं।
या इजी टू मॉडरेट होते हैं, जो करंट वाले टॉपिक होते हैं वो इस पे फोकस करता है। और जो बच्चा सिलेक्शन नहीं लेने वाला होता है ना, वो इन 5 क्वेश्चन को पकड़ लेता है। कहता अरे सर बहुत टफ पेपर आया था। अरे मेरे भाई 5 भी टफ ना बना दे तुम्हारे पेपर में, क्या चाहते हो यार, जान ले लोगे आए हो कि। अब क्या करेंगे हम लोग, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे ये जो हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे आपको कि बहुत टफ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बहुत टफ नहीं, वैसे प्रश्न कराएंगे जो इन 25 में आने का चांस हो, और वैसे प्रश्न जो सरल होते हैं। और आपका सिलेक्शन तभी रुकता है जब आप सरल प्रश्न को गलत करके आते हैं। आ रहा, एक सेकंड, चलिए अब हम बिना समय खराब के फटाफट कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें 30 प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं और आपको फटाफट आंसर देना है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन वही अगर पूछता है कि अंतिम कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन पूछते, अगर पूछे तो आप आंसर लगाना है सी राजगोपालचारी। याद रखिएगा, पहला पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम पूछे तो सी राजगोपालचारी। बाकी नेहरू और राजेंद्र प्रसाद से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेहरू के बारे में थोड़ा बता देता हूं। नेहरू ने कई किताबें लिखी थी। एक किताब इन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत एक खोज। और एक किताब इन्होंने लिखी थी, एक किताब नेहरू की और बहुत फेमस है। हाँ, और एक चीज जान लो, नेहरू के जो इन्होंने जीवनी लिखी थी, नेहरू को पूछता एग्जाम में कि नेहरू की जीवनी किसने लिखी थी, वो है फ्रैंक, नोट करते जाइएगा, फ्रैंक मोरिश। फ्रैंक मोरिश एक राइटर थे, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी हुई है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या एग्जाम में पूछता है? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। अब आपको कमेंट करके बताना है वो सेशन कहां पे हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। याद रखना, वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 में हुआ था और उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो सेशन कहां हुआ था। और क्या, और एक किताब इनकी और है, कौमी आवाज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कौमी आवाज। कौन सी किताब है? कौमी आवाज। क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। कौमी आवाज इन्होंने अकेले नहीं लिखी थी, आई थिंक अहमद किदवई करके थे, रफी अहमद किदवई एक थे राइटर, उनके साथ मिलकर उन्होंने लिखी थी कौमी आवाज। लेकिन एग्जाम में पूछता है कि कौमी आवाज के राइटर कौन है, अगर पंडित नेहरू ऑप्शन में रहे तो आप इन्हें लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो किताब, ये कौमी आवाज पत्रिका थी, ये लखनऊ से प्रकाशित होती है, यानी कि आपके यूपी से, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक आपने सबने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके कौन बचे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता है, आपके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिया डिवाइडेड। याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, स्पेलिंग पे मत जाइएगा भाई, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड आप याद कर लीजिएगा, एक किताब राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया डिवाइडेड। तो इस प्रश्न से मैंने आपको जितना चीजें बताई, आई थिंक वो आपके काम की होंगी, आपने नोट कर ली होंगी। बाकी जो फैक्ट मुझे और याद आते जाएंगे, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर हम 30 प्रश्न कर रहे हैं तो हम 100 प्रश्नों की प्रोडक्टिविटी लेके आए, यानी कि 30 क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे हमारे 100 प्रश्न बन जाए। तो जितना फैक्ट आपको बताया है ना, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौन सी लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की? देखिए, ये एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न आता है, अक्सर ये प्रश्न आता है और इस प्रश्न को कर दिया जाता है डिलीट। क्यों कर दिया जाता है? सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में हुई थी, याद रखिएगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके 100 साल पहले, अगर उसमें 1857 क्रांति को 100 में माइनस कर देंगे तो आपको बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। अब आपको कमेंट में बताना है कि प्लासी है कहां। कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ दे रहे हैं भाई। बक्सर जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 7 साल बाद आपका कब हुआ था? बक्सर हुआ था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। एक प्रश्न क्या पूरा, कौन सी लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की? देखिए, ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत में जो मेनली मानी जाती है वो है बैटल ऑफ बक्सर से। बक्सर आपका कहां है? बिहार में। मैंने बता दिया बक्सर कहां है, बिहार में। और प्लासी कहां है? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है।
अब जो कौन सी लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत, देखो जितना क्वेश्चन है सब कंफ्यूजिंग वाला है, याद रखिएगा। तो जो भारत में अगर एग्जाम में पूछे भारत में, तो बक्सर वाले युद्ध ने, बा से बक्सर और बा से भारत। तो भारत में जिसने शुरुआत की ब्रिटिश के शासन की, वो बक्सर माना जाएगा। लेकिन प्लासी जो थी वो था इनका बंगाल में। कहा, अगर पूछे कि किस लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में न्यू रखने के लिए, मतलब किस लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में पावर दिया, तो अगर पावर पूछे तो सिर्फ प्लासी लगाओगे, प्लासी पावर, शक्ति दी इन्होंने एक रीजन में, भारत के एक रीजन में। कहां पे प्लासी, कहां है आपका, भारत के इस रीजन में शक्ति दी कि आप यहां पे आप अंग्रेज स्टेब्लिश हो गए अपने आप को। लेकिन पूरे भारत की बात अगर की जाए, पूरे भारत में अगर अंग्रेजों का किसी युद्ध ने सबसे ज्यादा साथ दिया, किसी युद्ध ने अंग्रेजों का भारत में सबसे ज्यादा पैर जमाने की मजबूती करी, तो वो होगा आपका बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। अब देखिए आप पूछता है तो क्या करते हैं, लेकिन आपको क्या लगाना है, बक्सर ही लगाना है। बाकी पानीपत आपको पता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको सबको पता होगा। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी भाई, बताइए जरा। पानीपत की पहली लड़ाई किसकी हुई थी, बाबर के बीच में, और किसको, बाबर के बीच में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुई थी। और तीसरी लड़ाई किसकी हुई थी, अब्दाली के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठा के बीच में। ठीक है, ये तीनों लड़ाइयां हुई थी। ये भी इसका याद रखिएगा क्या क्या है। अगला प्रश्न क्या है, विच इंडियन लीडर इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ द, यहां पे लोहा आदमी, क्या ट्रांसलेट किया भाई तुम लोग, यहां पे क्या होगा, लौह पुरुष, यहां लोहा आदमी नहीं, लौह पुरुष, आयरन मैन। विच इंडियन लीडर इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसे भारत के इतिहास में लौह पुरुष कहा जाता है, तो आपके कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है भाई आपके, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में, कराची का एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन आई थी आपका 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, जब आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गए थे, गोल मेज सम्मेलन, जो महात्मा गांधी के और जो गवर्नर जनरल उसके बीच में हुआ था। फिर उसी के बाद फांसी दे दी गई थी आपको भगत सिंह लोग को। फिर उसके बाद आपका कराची अधिवेशन हुआ था, तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और क्या याद रख सकते हैं इनके बारे में, और रखिए कि बारदोली के जो सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, तो वहां भी इन्होंने लीड किया था। वहां के जो लीडर थे यही थे। फिर बाद में महात्मा गांधी वहां पे गए और यहीं की जो महिलाएं थी, जो यहीं की महिलाएं थी बारदोली की, इन्होंने सरदार की इनको उपाधि दी थी यहीं पे। ठीक है, तो इतना चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप याद रख सकते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बहुत ही सिंपल प्रश्न। चलिए मैं बता देता हूं किस वर्ष हुई थी भाई, कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1885, 1905, 1919, 1942। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न हो गया ऑप्शन से। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। अब आपको बताना इसकी पहली बैठक कहां हुई थी, फर्स्ट बैठक कहां हुई थी, सेकेंड बैठक कहां हुई थी, सब कमेंट करके बताओ। और तीसरी बैठक कहां हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताओ। आप लोग सिर्फ देखना नहीं है, एक्टिव रहो। पहली, दूसरी, तीसरी तीनों बैठक बताना है, साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता कितने की थी भी बताना। जितने प्रश्न यहाँ कराए जा रहे हैं याद रखना, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये सिंपल प्रश्न आपको लग रहे होंगे। यही प्रश्न लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, जो आपको सिंपल लगते हैं ना, अक्सर गलतियां वही होती हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, 1885। ठीक है, 1885। 1919 में आपका क्या होता, सबसे पहले बताइए। 1919 ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, 1919 ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस साल एक एक्ट आया था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या नाम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये आपका एक्ट आया था। और क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को
बैसाखी वाले दिन, बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था। ठीक है। और 1942 में क्या हुआ था? 1942 में पता था क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 या 9 अगस्त, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन 8-9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका याद रखिएगा। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइएगा फटाक से आप लोग, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नायडू जी, एनी बेसेंट जी, इंदिरा गांधी जी या कस्तूरबा गांधी जी? ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको लगाना है एनी बेसेंट। एनी, ए से एनी, एनी मतलब ए से शुरुआत होती है एबीसीडी में, इसलिए जब पहला पूछे तो ए। ठीक है। क्या? एनी बेसेंट। कब बनी थी ये? कमेंट करके बताइए। आई थिंक 1917 में बनी थी ये। ठीक है। और अगर ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो होगी सरोजिनी नायडू। कौन होगी? आई थिंक ये 1925 के कानपुर में बनी थी। ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हो जाएगा 30 प्रश्न, क्योंकि निकलना भी ना इसको। इसमें पूरा 30 प्रश्न ही है ना? ठीक है, देखते हैं कितना हो जाएगा। जितना हो जाएगा कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में कर लेंगे। कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया है, अब आपको कमेंट करके बताना है। इसका मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया था, 1942। अच्छा हाँ, उसमें एक ऑप्शन था 1905, मैं वो भूल गया था ना, वो स्वदेशी आंदोलन था। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। जो आपको ऑप्शन बताया था उसमें एक ये भी ईयर था 1905, उसे स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन था 1942, मैंने आपको बताया था क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, और इसके जो लीडर थे वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। एक्चुअली में इसका लीडर कोई नहीं था। अगर एक्चुअली में देखा जाए, थोड़ा डीप में जाए, तो इसका लीडर कोई नहीं था। इसे बोलते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये आंदोलन जनता ही लीड कर रही थी, तो इसे बोलते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। माफ करिएगा। ठीक है। और भगत सिंह ऑप्शन में है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू जी के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता दिया था, महात्मा गांधी के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं। इन्होंने एक किताब लिखी है, इंडियन ओपिनियन। ठीक है। और एक किताब लिखी है, हिंद स्वराज। ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में क्या बता दे, आपको फैक्ट बताना चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ भी किताब इन्होंने लिखी है। और क्या, बाकी महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, आपके आगे इसमें बताते रहेंगे। ठीक है। भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं एक आगे दो फैक्ट। इन्होंने लिखा है, एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड। ये इनकी बहुत ही फेमस किताब है, याद रखिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड आया हुआ एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में रिपीट करने का चांस है। और एक किताब इनकी क्या है, वाई आई एम एथीस्ट। ठीक है, एक किताब इनकी भी है, वाई आई एम एथीस्ट। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दिया। लाला लाजपत राय के बारे में बता देता हूं, उनकी किताब है, इनकी किताब बहुत फेमस किताब है, मुझे देखिए अभी मिस हो रहा है। चलिए मैं आगे लेट नहीं करता हूँ, मैं बता दूंगा, बीच में याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप लोग गेस कर सकते हैं। लाला लाजपत राय कोई कहता हो तो आप लोग गेस करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न कौन है भाई? देखिए, अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग किस हत्याकांड किस शहर में हुआ था? आई थिंक आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसका बता दिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका अमृतसर। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। तो कौन थे इसमें भाई, बताना। पहले कौन थे?
स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। माफ करिएगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम, देखिए यहां पूछ रहा है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैंने आपको बताया था कि पहला कौन था, पहला आपका था लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपका फर्स्ट पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन इसमें अंतिम पूछ रहा है तो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत तेजी से गलत होता है सवाल, बहुत सिंपल प्रश्न लेकिन गलत बहुत तेजी से होता है भाई। ठीक है, बस खत्म करते हैं इसको। तो 16 प्रश्न हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 2-4-5 प्रश्न और कराते हैं, फिर अगली क्लास से प्रॉपरली। देखिए अगला जो आप पीपीटी बनाइएगा सिर्फ मॉडर्न रखिएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि अभी यूपीएचएससी का हम लोग मेन टारगेट करेंगे। तो यूपीएचएससी में आप सबको पता है सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, एंसेंट वगैरह नहीं पढ़ना भाई आपको, प्रॉपरली इसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय आपको खराब करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ उतना पढ़िए। Which movement was led by महात्मा गांधी in 1930 to protest against the salt tax? महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था जो नमक कर के खिलाफ था? यानी कि नमक आंदोलन जो था आपका, वो कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सबसे पहले ये समझिए कि नमक का जो आंदोलन हुआ था वो हुआ कब था? वो 1930 में हुआ था, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने बताया था कब हुआ था? 1942 में, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। साल्ट मार्च और सिविल डिसओबेड मूवमेंट, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिविल डिसओबेड मूवमेंट, ये हुआ था 1930 में, याद रखिएगा। सविनय, इसे हिंदी में बोलते हैं, यहां नागरिक अवज्ञा नहीं, यहां लिख लीजिएगा सविनय। क्या लिख लीजिएगा? सविनय। तो यहां ना आ रहा है तो ना से आप नमक से रिलेट कर सकते हैं, आपको अगर याद करने का तरीका आप चाहते हैं तो सविनय तो नमक, यानी कि पूछता नमक कर किससे संबंधित है, तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंग्लिश में देखेंगे सिविल डिसओबेड मूवमेंट, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किससे लड़ा गया था? मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिएगा, अशोक है इसका आंसर। इसको इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि आपका एंशिएंट मेडाइवल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है भाई। सिर्फ वही प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। चलिए, ये मॉडर्न का ये वाला प्रश्न है, मॉडर्न का प्रश्न डिस्कस होगा यहाँ पे, और कोई प्रश्न अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ना तो समय है किसी और के एग्जाम को डिस्कस करने का। कौन सा भारतीय नेता मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का समर्थक है? अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं हम लोग, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है। बाकी बचे हुए प्रश्नों को अगले उसमें करेंगे, और अगले जो हमारा पीपीटी होगी, अगला जो हमारा टेस्ट होगा, उसमें सिर्फ वही प्रश्न किए जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, जो आपके यूपीएचएससी के सिलेबस में है। सब नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो आपके यूपीएचएससी के सिलेबस में है। कौन सा भारतीय नेता मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का समर्थक था? विच इंडियन लीडर वाज द प्रोपोनेंट टू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स? प्रोपोनेंट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। चलिए आप बताइए कौन सा रहा होगा इसमें? नेहरू नहीं थे भाई, गांधी नहीं थे भाई, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ये थे जिन्ना साहब, ठीक है। जिन्ना साहब थे जो पाकिस्तान को अलग कराना चाहते थे, और लाहौर के अधिवेशन में इन्होंने पाकिस्तान की मांग भी करी थी, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये प्रश्न जो है खत्म होता है। अब मैं और देख लेता हूं, लो आ गया, स्वदेशी वाला आ गया, इसको भी कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रसिद्ध नेता कौन थे? ये आपके कौन थे? तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रा। तो इसका सही ऑप्शन है तिलक, ठीक है। चलिए, बाकी प्रश्नों को अगले क्लास में करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ चीजें छूट रही होंगी क्योंकि मैं आज थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूं, लेकिन प्रॉपरली अगली क्लास से ये वीडियो होगा। मिलते हैं एक और लेक्चर के, तब तक नमस्कार।